This is our topic for the discussion, methods of responding to the कॉन्फ्लिक्ट। सिंपल सा टॉपिक है और ये जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले ये अपने डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कॉन्फ्लिक्टिंग कंडीशन हर जगह पे हम लोग फेस करते हैं, हर जगह पे हम लोगों को कभी न कभी कॉन्फ्लिक्ट को फेस करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रेटेजीज स्टडी करेंगे कि क्या हम लोग कर सकते हैं जहाँ से हम लोग या तो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करें, और यदि कॉन्फ्लिक्ट है तो इसको कैसे सॉल्व करें, हाउ टू डील विद द कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। बहुत ही प्रैक्टिकल यूजफुल टॉपिक है अपना ये। व्हाट आर द मेथड्स, what are the methods by which we can resolve the conflicting situations, we can resolve the conflict that is happening either between the two people or either between or between the two groups of people, two teams that we say. And the first method is about addressers. Okay, हम लोग स्टार्ट करते हैं एड्रेसर्स। एड्रेसर्स किसको बोलते हैं? वेरी सिंपल है, एड्रेसर्स आर द पीपल हु टेक द इनिशिएटिव्स टू एड्रेस द कॉन्फ्लिक्ट। एड्रेसर्स का मतलब क्या है कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करते हैं। एड्रेस करते हैं मतलब दे यूज टू फेस द कॉन्फ्लिक्ट इन सिचुएशंस एंड दे आर ट्राइंग टू रिजॉल्व इट, दे आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है उससे भागते नहीं है। सबसे मेन चीज क्या है, जनरली व्हेनेवर द कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस, majority of the time people try to avoid that situation, otherwise people try to get rid of that situation by running out of from them. So addressers are the people who are actually trying to get some information, they are actually taking initiatives to address the conflict, and they're basically trying to resolve that matter. So therefore they are called as addressers. Okay, these are the people believes that some sort of a compromise is required from both the parties. इसका मतलब है यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो इसका सोल्यूशन इनको क्या लगता है कि क्या सोल्यूशन होता है कि जो भी जिन लोगों के भी बीच में, जिन जिन ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है उनको कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और यहाँ पे कोई एक साइड से कॉम्प्रोमाइज वो एक्सपेक्ट नहीं करते। व्हाट दे हैव बीन सेइंग इज कॉम्प्रोमाइज इज रिक्वायर्ड फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम बोथ द साइड्स। मतलब दोनों जो पार्टीज इसमें कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है दोनों को कुछ समझदारी दिखानी पड़ेगी, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेगी और उससे वो इश्यू सॉल्व होगा, ऐसा एड्रेसर्स मानते हैं। तो इसलिए इनको एड्रेसर्स बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मदद करने वाले लोग, दीज आर द एड्रेसर्स। ओके, इसके फिर से दो ग्रुप होते हैं। द फर्स्ट वन इज द, मतलब इसके भी दो कैटेगरीज कर सकते हैं हम लोग एड्रेसर्स की। द फर्स्ट वन इज अबाउट द फर्स्ट स्टेपर्स। ओके, वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी निकालोगे तो भी आपको इसका मतलब मालूम पड़ेगा कि फर्स्ट स्टेपर्स इन द सेंस इन द बिगिनिंग ओनली दे आर बेसिकली ट्राइंग टू रिजॉल्व दैट पर्टिकुलर मैटर। Okay, so these are the first step. Who are the first steppers? First steppers are the believers that trust is okay. So that what they believe is they believe that trust is vital element to resolve the conflict. मतलब जो फर्स्ट स्टेपर्स होते हैं उनका ओपिनियन होता है, उनका एक विश्वास होता है कि ट्रस्ट इज वाइटल एलिमेंट ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। मतलब यदि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना है तो व्हाट इज वेरी मच इसेंशियल, इट इज द ट्रस्ट। यदि भले दो लोग झगड़ रहे हैं, दोनों की ओपिनियन अलग है, लेकिन यहाँ पे दोनों भी जो जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, कॉन्फ्लिक्ट के साथ में उनका ट्रस्ट भी होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। या फिर जो द एड्रेसर्स है, व्हाट दे बिलीव्स कि देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट टू देम। इफ देयर इज नो ट्रस्ट दे सेज कि नो, वी शुड नॉट बी, वी विल नॉट बी एबल टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। These are the people who will be considered as the being understanding, empathizing, and the affirmative. So of course, these are the qualities of people. Certain people have such qualities, and if they have such qualities, definitely they will be able to help the other people to resolve the conflicting situations, right? Of course, it is very much essential to be the understanding. समझदार होना जरूरी है। यदि समझदारी दिखाएंगे तो डेफिनेटली सामने वाला भी समझदारी दिखाता। दैट इज पॉइंट एम्फसाइजिंग इन द सेंस कि जो इमोशंस है सामने वाले को क्या फील हो रहा है वो हम लोग फील करा के लेते कि उसको कैसा लग रहा होगा डेफिनेटली, और उसके रिगार्डिंग हम लोग अपने एक्शंस लेते तो डेफिनेटली हम कुछ मदद कर पाते, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते। अफर्मेटिव इन द सेंस वी आर फर्म अबाउट द वट एवर द डिसीजंस वी हैव बीन मेकिंग अबाउट, सो डेफिनेटली इट विल हेल्प द इंडिविजुअल in resolving the situation. That is the first step, group of an addressers. Another group of an addressers, another types of an addressers is the confronters. Confronters क्या होती है? These are the people who are having a relatively superior positions. Confronters का मतलब होता है कि दो ग्रुप है समझ लेना, और दो ग्रुप में ऐसा कोई इंडिविजुअल है, कुछ लोग है, मेथड्स है, जहाँ पे एक पार्टी जो है वो एक सुपीरियर पोजीशन पे, यहाँ पे देखो मेंशन भी करा है, रिलेटिवली ऑन अ सुपीरियर पोजीशन देन द अपोनेंट। मतलब दो लोगों के बीच में यदि कॉन्फ्लिक्ट है तो उसमें से एक जो है वो थोड़ा सुपीरियर पोजीशन पे है। वो सुपीरियर पोजीशन किससे बनती है? इट मे बी ही इज वेल्दियर, मे बी ही इज मोर नॉलेजेबल, मे बी ही इज मोर
what we can, so social status उसका थोड़ा ज़्यादा रहेगा. So these are the some of the point on which he is superior than the other. ऐसे पोजीशन में what he can do is he also can resolve the problem. कॉन्फ्लिक्ट है तो वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकता है, लेकिन ये कैसे कन्फ्रंट करेगा, कैसे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करेगा? कन्फ्रंटेशन से. और कन्फ्रंटेशन कैसा होगा? Okay, relatively on the superior position than the opponent that we have already discussed, and believes, okay, so what he has believes by the confrontation से, बातचीत से यहाँ पे जो है हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं. दैट इज द आइडियोलॉजी देता है. एंड दे असर्ट देयर अथॉरिटीज. यहाँ पे मेन पॉइंट ये है, दे असर्ट देयर अथॉरिटी एंड मेक द अपोनेंट फील वल्नरेबल. मतलब क्या है कि यदि कोई एक सुपीरियर है, देन दे यूज सम पावर, and this is how they resolve the conflicting situations. In the sense, conflict resolve होगा, but यहाँ पे they will be utilizing their authorities, they will be utilizing their powers, and the conflict will be get resolved. Majority of the time इसमें जो जिस powerless है या फिर less powered है, उनके opposition में decision जाने के chance होते हैं. Majority of the time they surrender their cases, and that is also one way of conflict resolution. Okay, so सब लोगों को addressers point समझ में आया? Addressers methods of a conflict resolution. Yes, sir. खाली एक जन सुन रहा है मुझे? नो सर. यस सर. Yes, sir. हाँ ठीक है, बिकॉज आपको मालूम है कि आपका वो यस सर कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ताकि मेरे को मालूम पड़ता है कि आप लोग सुन रहे हो और आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही है. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ग्रुप अपन, नेक्स्ट मेथड अपन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इज द कंसीलर्स. सिंपल सा मीनिंग है कंसीलर्स का. कंसीलर्स मतलब एक ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जो इमोशंस है वो कभी एक्सप्रेस नहीं करती. अपनी जो इमोशंस बात लोगों से ओपनली बात नहीं करती, अपनी फीलिंग्स अपने ही पास में रखते हैं. दैट इज ऑल्सो द वन वे बाय विच वी कैन हैव द लेसर अमाउंट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी. बट अगेन ये भी एक ऑप्टिमम तरीका नहीं होता है. ओके, व्हाट इज मीन बाय द कंसीलर, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं. कंसीलर्स आर द पीपल हु कंसील देयर इमोशंस. कंसील करना मतलब क्या? टू हाइड. कंसील का मतलब होता है हाइड, छुपाना. क्या छुपाते हो? कंसील देयर ओपिनियन एंड द फीलिंग. मतलब उनको क्या लगता है, उनकी क्या इमोशंस है, उनकी क्या फीलिंग्स है, ये सारी चीजें वो किसी को नहीं बताते. दे केप्ट दैट विथ देमसेल्फ ओनली. एंड दिस इज हाउ, ये ज्यादातर झगड़ों में नहीं होते हैं, क्योंकि कभी एक्सप्रेस ही नहीं करते हम उनको क्या लगता है. जो भी बाकी लोग बोल रहे हो उनमें हाँ में हाँ मिलाते हैं और चल रही है अपनी जिंदगी. So majority of the time such people don't have the conflict in situation. Otherwise, this is the another way in which the conflict can be resolved. Okay, so do not take any interest in the conflict resolution. That is another way. They don't show their interest because this is कि they don't express themselves, and therefore they don't show their interest in the conflict resolution. अभी देखो इसके भी तीन टाइप्स होते हैं. कंसीलर जो होते हैं या फिर कॉन्फ्लिक्ट में भाग ही नहीं लेने वाले, अपना कभी भी ओपिनियन न बताने वाले, इनके भी तीन ग्रुप होते हैं. इसमें से पहला ग्रुप है फीलिंग सॉल्वर्स. फीलिंग मतलब इमोशंस अपनी क्या हम लोग फील करते हैं, दैट फीलिंग. एंड सॉल्वर मतलब निगलना. तो दे यूज टू सॉलो वट एवर दे फीलिंग आर. अच्छा भी लगा तो बोलेंगे नहीं, बुरा भी लगा तो दे विल बी सॉलो देयर एंगर, सॉलो देयर वट एवर द इमोशंस दैट दे हैव. सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज अ फीलिंग सॉल्वर्स. दीज आर द कंसीलर्स. कंसीलर के ही अंदर ये आने वाली टाइप है. सो व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू सॉल्व देयर फीलिंग्स विद एन स्माइल. ऐसे बहुत सारे लोग मैंने भी अपनी लाइफ में देखे, आपने भी कभी देखे होंगे. डेफिनेटली दे आर गोइंग थ्रू अ बैड टाइम, दे आर डेफिनेटली गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ ट्रबल, सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज एंड ऑल दैट. बट इवन दो दे हैव अ स्माइल ऑन देयर फेस, and they don't show their emotions, they don't show their feelings to the other people. So this is how they are called as a feeling solver. So okay, they used to solve their feelings with a smile. Don't, and what is the another quality that they has is don't complain about the pain and the stress. in the sense कि यदि कोई stress या फिर कोई कुछ pain है तो उसके बारे में कभी वो complain ही नहीं करते कि I have a problem, I am going through this phase and all that. They don't tell anybody else. मतलब they will be suffering themselves only. So that is another group of people. Do not reveal their true feelings. मतलब ये कि यहाँ पे है कि उनको एक्चुअली में क्या लगता है, कैसा लगता है, क्या वो उनकी इमोशंस है, वो किसी के साथ में शेयर नहीं करते. They don't share anything with the anybody literally. So they are called as a feeling solvers. That is a one group of people. यश बोला. सर ह्याच्यामध्ये असं पण येतं का की म्हणजे जे लोक असं फेक दाखवतात स्वतःला, म्हणजे फेक असे इमोशन्स दाखवतात,
फेक रिॲक्शन्स देतात असं ते लोकं पण ह्याच्यातच येतात का? फिलिंग सॉल्व्हर म्हणजे याच्यामध्ये फिलिंग्स दाखवल्याच जात नाहीत. मग ते जे फिलिंग एक्सेसिव्ह फिलिंग दाखवतात किंवा रॉंग फिलिंग दाखवतात किंवा खोटे फिलिंग दाखवतात, ते या ग्रुपमध्ये नाही आहेत. याच्यामध्ये हे लोक असे असतात की जे कसल्याच गोष्टीला रिॲक्ट करत नाहीत. म्हणजे ते खुश असतील, त्यांना कोणी जोक सांगितलं तर ते हसत नाहीत आणि काही वाईट झालं तर ते बाकीच्या लोकांच्या समोर रडत नाहीत. मे बी ते पर्सनल एकटे असतात त्या टाइमला रडतील, पण सगळ्यांच्या समोर नाही रडत. त्यांना असं वाटतं की त्यांनी त्यांच्या इमोशन्स जर लोकांना दाखवले तर कदाचित लोक त्यांना जज करतील, त्यांच्याबद्दल काय बोलतील. ह्या भावनेतून हे लोक लिटरली कसल्याही इमोशन आपल्याला एक्सप्रेस करत नाहीत. ओके. हा सर, पण ते फेक जे लोक काय करतात तर त्यांचं पण असं ह्याच्यातच मोडतात ना, की त्यांना त्यांचे स्वतःचे रिअल फिलिंग्स इमोशन्स नाही दाखवायचे असतात, म्हणून ते लोक असं फेक दाखवतात. पण आपला जो इकडे जो टाईप आहे ना, हा कन्सिलरचा आहे. कन्सिलर म्हणजे काय? जे लोक लपवतात. मग आपण त्यांना लपवणारे म्हणायचे का? हा, म्हणजे तुला असं म्हणायचं की ते त्यांच्या ट्रू फिलिंग लपवतात आणि खोट्या फिलिंग लोकांसमोर दाखवतात. बरोबर आहे, मग ते लपवतातच. बरोबर आहे, आला पॉईंट तुझा, समजलं मला. बरोबर, तो याच कॅटेगरीमध्ये येईल. म्हणजे ओरिजिनल फिलिंग ते लपवतात आणि जे जे त्यांना वाटत नाही ते लोकांना दाखवतात. बरोबर, याच कॅटेगरीमध्ये येईल तो. थँक्यू. हा. चला, सेकंड ग्रुप अपन पीपल हु आर कॉल्ड एज अ सब्जेक्ट चेंजर. ये जनरली वी यूज टू सी देम एट मेनी प्लेसेस. बहुत सारी जगह पे, अपनी फैमिली में भी बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है. सब्जेक्ट चेंजर्स इन द सेंस, एकदम सिंपल है ये. सब्जेक्ट चेंजर इन द सेंस वेन एवर द पीपल फील कि अभी इसके आगे यदि हम लोग बात करते रहेंगे, ये टॉपिक को लेते रहेंगे तो झगड़ा होगा या फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने के चांस है. ऑल द सडन दे यूज टू चेंज द सब्जेक्ट, कुछ और चीज पे बात करना शुरू कर देते हैं. राइट, सो उनको बोलते हैं सब्जेक्ट चेंजर्स. सो ओके, यहाँ पे मेंशन भी किया है, द वन हु चेंज द सब्जेक्ट ऑफ अ डिस्कशन एंड डिस्कस ओनली दोज इश्यूज. मतलब देखो, ये तो समझ में आया कि दे यूज टू चेंज द सब्जेक्ट वेन एवर दे रियलाइज कि अभी ये पॉइंट यदि हम लोग डिस्कशन पे लेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिसएग्रीमेंट होगा, लोगों के अपने अपने विचार होते हैं और ये एक विचार पे हम लोग शायद एक नहीं आएंगे. तो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए उनका एक तरीका होता है कि वो टॉपिक पे वो बात नहीं करते. वो क्या करते, वो टॉपिक को छोड़ के, यदि उनको लगता है कि हाँ ये टॉपिक और डिस्कस करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसको छोड़ के वो दूसरा टॉपिक ले लेते हैं. सो उनको बोलते हैं सब्जेक्ट चेंजर्स. सो एंड डिस्कस ओनली दोज इश्यूज विच आर म्यूचुअली एग्रीबल. मतलब वो डिस्कशन करते हैं, ऐसा नहीं कि वो डिस्कशन नहीं करते, वो डिस्कस करते हैं, लेकिन डिस्कस कौन से पॉइंट पे करते हैं? ऐसे पॉइंट पे करते हैं, ऐसे सब्जेक्ट पे करते हैं जो म्यूचुअली एग्रीबल हो. मतलब क्या, आपको भी जो लगता है वही मेरे को लगता है, ऐसे भी कुछ टॉपिक होते हैं वो डिस्कस करेंगे. मतलब हम लोग एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस नहीं है. लेकिन अब सिंपलेस्ट एग्जांपल, अभी देखो इंडियन क्रिकेट, मतलब इंटरनेशनल मैचेस चल रहे हैं और उस टाइम में इंडिया किसी कोई कंट्री के अगेंस्ट खेल रहा है, तो हर एक इंडियन चाहता है कि इंडिया की टीम जीते. सो वी आर ऑल एग्रीड अपॉन दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि इंडिया की टीम जीतनी चाहिए. बट व्हेन द आईपीएल मैचेस आर हैपनिंग, अभी यहाँ पे ग्रुपिंग है. मतलब क्या है कि किसी को मुंबई इंडियंस पसंद है, किसी को दूसरी कोई टीम पसंद है. तो यदि हम लोग मुझे मालूम है कि वो चेन्नई सुपर किंग को सपोर्ट करता है पर दूसरी कोई टीम को सपोर्ट करता है और मैं दूसरी कोई टीम को सपोर्ट करता हूँ, तो यदि हम लोग वो टॉपिक डिस्कशन पे लेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है. ऐसे में हम लोग इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में बात करेंगे, हम लोग मुंबई इंडियंस के बारे में बात नहीं करेंगे. सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग देयर. They don't surface their issues with which are कॉन्फ्लिक्टिंग और डिफिकल्ट टू मैनेज, डिफिकल्ट टू हैंडल. मतलब क्या कि ये ऐसे जो लोग होते हैं सब्जेक्ट चेंजर, जो ग्रुप अपन कम्युनिटी होती है, कंसीलर्स होते हैं, दे व्हाट दे यूज टू डू, दे डोंट सरफेस. सरफेस मतलब कभी भी ऊपर नहीं लाते वो लोग. सरफेस लाना मतलब कभी भी बाकी लोगों को दिखाना, ऐसे होते. दे डोंट सरफेस देयर इमोशंस, ऐसे कोई इश्यूज जिसको लगता है कि इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, और ऐसे कुछ सब्जेक्ट जो उनको उनके लिए हैंडल करना डिफिकल्ट होगा, वो एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे. वो सरफेस पे वो उस विषय पे चर्चा ही नहीं होंगे, चर्चा ही नहीं करेंगे. सो दे आर कॉल्ड एज अ सब्जेक्ट चेंजर्स. एंड नाउ थर्ड ग्रुप अपन कंसीलर्स, एंड दे आर सिंपली अवॉइडर्स. अवॉइडर्स इन द सेंस कि ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि यदि हम लोग मतलब कोई भी एक पॉइंट के ऊपर अपना ओपिनियन देंगे तो डेफिनेटली वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है. तो वो हर एक बार सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं. राइट, मतलब सिचुएशन से लिटरली भागते हैं. राइट, सो ओके, यहाँ पे मेंशन किया कि अवॉइडर्स बिलीव दैट द बेस्ट वे टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट इज टू अवॉइड देम. मतलब
ये इनका ओपिनियन है, ऐसा जरूरी नहीं। ये एक्चुअली सबसे वर्स्ट कंडीशन होती है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की। सबसे बेकार यदि कोई कंडीशन होगी तो ये होती है जहाँ से हम लोग हर बार भागते हैं, सिचुएशन से भागते हैं, कंडीशन से भागते हैं। मतलब ऐसा वाला यदि अप्रोच है, कंसीलर्स है, लेकिन कंसीलर में भी यदि somebody इज अवॉइडर, इट इज कॉल्ड एज अ लूज लूज पॉलिसी। लूज लूज पॉलिसी इन द सेंस कि दो लोगों के बीच में झगड़ा है, लेकिन दोनों भी यदि भाग रहे हैं तो किसी का भी फायदा नहीं होता, यहाँ पे दोनों अल्टीमेटली नुकसान में ही पहुंचते हैं। तो यदि आप लोग लूज लूज पॉलिसी जानते हो तो हाँ, मैं आगे जाके बताता हूँ मैं कि विन विन पॉलिसी, लूज लूज पॉलिसी क्या होती है। तो दिस इज द अवॉइडर्स आर बेसिकली कॉल्ड एज अ पार्ट ऑफ द लूज लूज पॉलिसी। किसी का भी फायदा नहीं होगा। इसके पहले जो एड्रेसर्स वगैरह बोलते हैं कि डेफिनेटली कुछ मेथड होती है, उसमें से डिस्कशन होगा, इससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हो सकता है कि डिसीजन किसी एक के फेवर में जाए, मतलब देयर विल बी वन विनर, देयर विल बी अनदर लूजर, बट डिसीजन निकला है। अवॉइडर्स में से डिसीजन ही नहीं निकलता है, वो सालों साल वैसे ही सिचुएशन कंटिन्यू बरकरार रहती है। सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज अवॉइडर। और ये तीन टाइप्स होती है कंसीलर के अंदर। थर्ड मेथड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन डिस्कस करते हैं, एंड दीज आर द अनदर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कंसिडर्ड एज अटैकर्स। एकदम वर्ड टू वर्ड मीनिंग है अटैकर्स का, मतलब वो हाँ एक्चुअली किसी को जाके मारते नहीं, बट दे आर वेरी मच एक्सप्रेसिव। अटैकर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, कुछ इंडिविजुअल होते हैं जो बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, बहुत मतलब एक्सट्रीम एक्सप्रेसिव होते हैं। उनको बोलना पड़ता है अरे रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ ऐसे वाले होते हैं। ओके, सो वो अटैकर्स क्या होते हैं? अटैकर्स आर द एक्सप्रेसिव, मतलब वेरी मच एक्सप्रेसिव, एंड ट्राई टू क्रिटिसाइज समवन और अदर इररिस्पेक्ट ऑफ द इशू ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। मतलब क्या कि ये इतने एक्सप्रेसिव होते हैं, हर एक बात को लेके इतने एक्सप्रेसिव होते हैं कि दे हैव एन हैबिट ऑफ ट्राइंग टू क्रिटिसाइज समवन। मतलब कोई भी एक सिचुएशन यदि उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है, वो हमेशा से किसी और को उसके लिए दोषी ठहराएंगे, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अभी यदि वो सिचुएशन चली गई, दूसरी कोई सिचुएशन आई, वो भी सिचुएशन हाथ से जा रही है, तो किसी और को बोलेंगे कि इसकी वजह से हो रहा है। तो दैट इज हाउ द अटैकर्स डील विद द कॉन्फ्लिक्ट इन सिचुएशन। दे यूज टू डिसॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट इन सिचुएशन इन अ वे दैट हर बार ब्लेम किसी और के ऊपर ढकेलना है। ओके, और द अदर इरिस्पेक्टिव ऑफ द इशू ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट कौन सा भी रहे, कोई भी पॉइंट रहे, कि हमेशा से उंगली किसी और की तरफ, दूसरे की तरफ ही करनी है। दैट इज हाउ द अटैकर्स यूज टू डील विद द सिचुएशन। ओके, इसके दो फिर से टाइप होते हैं। पहला वाला है अपफ्रंट अटैकर्स। अपफ्रंट अटैकर्स मतलब सामने से सामने बोलने वाला, इन द सेंस कि दे आर द वेरी मच अग्रेसिव पीपल एंड अटैक द अपोनेंट ओपनली। मतलब ये कि उसका जो भी अपोनेंट है, मतलब जो जिसके साथ में उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके सामने वो बोलता है कि यू आर रॉन्ग एंड वट एवर ही इज वेरी मच एक्सप्रेसिव, सो ही विल बी सेइंग एवरी सिंगल थिंग आउट देयर। बट दैट इज वन टाइप ऑफ एन अटैकर्स, अपफ्रंट, सामने सामने बोलने वाला। एंड सेकंड टाइप इज द बिहाइंड द बैक अटैकर्स। बिहाइंड द बैक इन द सेंस कि वो आपके सामने जब नहीं है, उस टाइम में उसके बारे में बात करना। मेजोरिटी ऑफ द टाइम सोसाइटी में हम लोग ऐसे टाइप के लोग देखते हैं, बिकॉज जो लोग बहुत बात करते हैं, बिकॉज ये देखा है कि जो लोग बहुत बात करते हैं उसमें से मेजोरिटी ऑफ द लोग बात उसके पीछे करते हैं। जिसके बारे में हमने बात करनी है उनके सामने नहीं बोलेंगे। वो जब नहीं होगा सामने तो बाकी लोगों को हम लोग बताएंगे कि वो ऐसा है वैसा है एंड ऑल दैट। Okay, so behind the back attackers, and the problem with such people is it is very much difficult to handle them. That means देखो कोई आपके पीछे क्या बोलेगा, इसके ऊपर डेफिनेटली आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। और मेजोरिटी ऑफ द टाइम बाकी सारे लोग भी हो सकता है कि आपके बारे में आपका ओपिनियन बदले किसी और की बात को सुनते हुए। तो डेफिनेटली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। Okay, it may not be known whether the opponent is criticized, and so रीजन मे नॉट बी द क्लियर। मतलब है जो अपोनेंट है, इसको उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया है, ये क्रिटिसाइज किया है कि नहीं किया है ये मालूम नहीं पड़ता है। और यदि मालूम पड़ता है तो कौन से रीजन की वजह से क्रिटिसाइज किया है ये मालूम नहीं पड़ता है। सो दैट इज द प्रॉब्लम विद द बिहाइंड द बैक अटैकर्स, जो सोसाइटी में हम लोग ज्यादातर देखते हैं। सो ये तीन मेथड्स है जहां से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मेथड्स हम लोग इनको कंसिडर कर सकते हैं। स्ट्रेटेजीज टू कोप विद द कॉन्फ्लिक्ट, मतलब क्या कि यदि हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते तो हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे हम लोग उस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन के साथ में कुछ सॉल्यूशन ढूंढ सके और उसके साथ में रह सके, उसको मैनेज कर सके। ठीक है, सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज अ स्ट्रेटेजीज फॉर कोपिंग विद अ कॉन्फ्लिक्ट। ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट की स्ट्रेटेजीज, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की स्ट्रेटेजीज। पहली मेथड थी, अभी ये स्ट्रेटेजीज है। ओके, सो कॉन्फ्लिक्ट, ओके, सो व्हेनेवर द कॉन्फ्लिक्ट हैपन इट ऑलवेज रिजल्टेड इनटू द
पॉजिटिव आउटकम और द नेगेटिव आउटकम। ध्यान रखो जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये जरूरी नहीं है कि उसका जो आउटकम है वो नेगेटिव ही निकले। देयर इज अ चांस दैट द पॉजिटिव आउटकम में आल्सो अराइज। मतलब यदि कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है और उसको डील किया जाता है, उसको डिसॉल्व किया जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है, then that situation we may end up having a positive outcome, राइट। सो दैट इज ऑल्सो देयर। मैं आपको एग्जांपल के साथ में भी बताऊंगा कि कैसे कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो उससे कैसे पॉजिटिव आउटकम निकल सकता है। डेफिनेटली एग्जांपल के साथ मैं बताऊंगा। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन कॉन्फ्लिक्ट का ये जो आउटकम है पॉजिटिव निकलेगा या निगेटिव निकलेगा, दैट होल थिंग इज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, डिपेंडिंग अपॉन हाउ दोज इन्वॉल्व मतलब कौन इन्वॉल्व, जो कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व लोग हैं उनको रेफर किया है। मतलब outcome, either the outcome is positive or negative, it is wholly depending upon how the people who are involved in that particular conflict are choose to approach it। मतलब उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं, किस डायरेक्शन में वो एफर्ट डालते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि इसका आउटकम पॉजिटिव निकलेगा या निगेटिव निकलेगा। सिंपल सी बात है, राइट। कॉन्फ्लिक्ट है और कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए दोनों कोऑपरेशन करते हैं एक दूसरे का, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव आउटकम निकलेगा, दोनों का फायदा होगा। और यदि दोनों की दोनों पार्टीज एक दूसरे को खाली भला बुरा बोलती है, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करती है, तो इसका आउटकम क्या रहेगा, दोनों में झगड़ा होगा, दोनों का नुकसान होगा। सो देयर इज अ चांस दैट कि मतलब द होल थिंग, द आउटकम इज डिपेंडिंग अपॉन हाउ वी आर डीलिंग विद द कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। Okay, so another point says कि the simplest strategy to avoid the conflicting situation, otherwise the simplest strategy to dissolve the conflicting situation is the cooperation, either the cooperation or the competition। ध्यान रखो, मतलब जनरली हम लोग खाली इसके बारे में बोलते हैं कि इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन वी शुड बी हैविंग अ कोऑपरेशन, एंड बाय हैविंग अ ओके कोऑपरेशन मालूम है ना, एक दूसरे की मदद करना, हेल्प करना। तो if we are using a conflicting we are in the conflicting situation and we are cooperating with each another, definitely we will be able to solve that problem, but that is not the only way by which we can solve the conflict. There is another way as well, and that is the competition। यदि आपको मालूम है बहुत सारी competition स्पोर्ट्स वगैरह होती है, वहां पे एक दूसरे को वो समझ के नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल रेसलिंग है, समझ लेना, तो दो पहलवान एक दूसरे के सामने खड़े हैं और वो एक दूसरे के समझ के लेते हैं और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता है, ऐसा नहीं है। इट इज अ स्पोर्ट कैटेगरी, डेफिनेटली दे विल हैव टू compete with each another, and who is having a more skills will definitely win that particular match। So the positive outcome will be there only when they compete with each other. If they cooperate, it is no more sports game category at all, right? So that is the point। Okay, so now we will talk about the conflict resolution strategies, because ये अपना टॉपिक है, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट इससे पहले हमने डिस्कस करा था कि कौन कौन से स्ट्रैटेजीज है जिससे हम लोग कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द अवॉइडिंग। इसके बारे में मैं शुरुआत से आपको बोल रहा हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो कन्फ्रंटेशन या फिर सामने वाला कुछ बोलता है तो उसको आंसर देने की वजह से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्टार्ट होता है, आर्गुमेंट बढ़ती जाती है और उसी से कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन और वर्स होती है। The best strategy by which we can actually minimize the conflicting situation is to avoid that situation, right? The simplest example is, take one example, if you are not studying and because of that you are get failed in the examination, definitely there will be consequences, घर पे कुछ भला बुरा सुनने को मिलेगा मम्मी डैडी से। So what is the solution there? We will be studying good, we will be doing good studies, we will be appearing for the examination, writing our examination nicely, definitely we will be happy, they also will be happy because we got a good score and all that। So that is the first strategy. If we are avoiding the situation, definitely okay, that is also one strategy, but the physical avoidation or the physical or the mental withdrawal, मतलब है वो चीजें छोड़ना, करना ही छोड़ देना, ये मेरे को नहीं करना है, we are avoiding that because फिजिकल विड्रॉवल का मतलब क्या है कि हम लोग वहां से फिजिकली मूव हो जाते हैं। फिजिकली वो फॉर एग्जांपल कोई स्पोर्ट कैटेगरी हमने पार्ट हिस्सा लिया था और इफ वी आर नॉट एबल टू डू दैट और इफ वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू compete and all that, we will be withdrawing from that, we are avoiding to take part in that competition, is a physical withdrawal। Whereas the mental withdrawal is what? Mental withdrawal in the sense majority of the time physical कुछ एक्टिविटी होती ही नहीं, mental withdrawal के बारे में मतलब उसके बारे में सोचना ही छोड़ देना, that is the mental withdrawal। अनदर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजी इज अ स्मूथिंग। स्मूथिंग का मतलब क्या होता है? द सॉफ्टनिंग, जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेज होती है उसको सॉफ्टनिंग किया जाता है, सॉफ्ट किया जाता है, स्मूथ किया जाता है और कैसे कैसे इसको
इसको कैसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं बाय अकोमोडेटिंग, बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द अदर्स पार्टीज इंटरेस्ट। मतलब क्या, हम जिसके साथ में कॉन्फ्लिक्ट में है उनके क्या इंटरेस्ट है, मतलब वो हमारे साथ में क्यों झगड़ रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसको हम लोग समझते हैं। और उसके अकॉर्डिंगली यदि हम लोग अपनी पॉलिसी में, अपनी बिहेवियर में यदि चेंज करते हैं, अपने अप्रोच में चेंज करते, तो भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो सकता है। सो इसके लिए कोई बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट होने की जरूरत नहीं है। छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट में भी बहुत सारी बार ऐसा होता है कि यदि हम लोग समझते हैं, फॉर एग्जांपल मम्मी डैडी हमें कुछ बोलते हैं, तो हम लोग उनके पॉइंट ऑफ व्यू को यदि हम समझते हैं कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उनकी अप्रोच क्या है, तो डेफिनेटली इसको हम लोग उसी टाइम पीरियड में अवॉइड कर सकते हैं, उसी टाइम पीरियड में रिजॉल्व कर सकते हैं। हम वो चीज़ नहीं करेंगे जिससे उनको गुस्सा आता है या फिर उनको बुरा लगता है एंड ऑल दैट, राइट। सो वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन the approach of the other people, that is a smoothing. Another approach by which the conflict resolution can happen is the force. Of course ये point पहले से पहले वाला भी हमने डिस्कस करा था। We will be using some sort of a force to रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट वाली जो सिचुएशन है उसको हम लोग मतलब उसको सॉल्व करने के लिए वी विल बी यूजिंग सम फोर्स देयर। और ये फोर्स कैसा भी हो सकता है, कुछ भी तरीके, किसी भी तरीके की पावर हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूजिंग द पावर टैक्टिक टू अचीव द विन। ऑफ कोर्स मतलब देयर विल बी सम मे बी पावरफुल और मे बी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, मे बी सोशल स्टेटस एंड ऑल, कोई भी एक पैरामीटर, कोई भी जिसके पास में बहुत ज्यादा नॉलेज है, नॉलेजेबल है और इलिटरेट है, डेफिनेटली ही विल यूज हिज ऑल द नॉलेज टू विन द कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज द अदर की पर्सन के पास में उतना नॉलेज नहीं है, ही विल बी लूजिंग और शी विल बी लूजिंग दैट। सो दैट इज ऑल्सो वन स्ट्रेटेजी, व्हेन यू यूज योर नॉलेज, वी यूज योर पावर टैक्टिक टू विन द conflicting situation. And the last one and the best one actually is the confronting. Confronting का मतलब क्या है, facing the situation. कन्फ्रंटिंग का मतलब क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट से भागना नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट से कॉन्फ्लिक्ट का अवॉइड नहीं करना है। कॉन्फ्लिक्ट के मतलब इसको कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उस कॉन्फ्लिक्ट में भाग लेना, प्रॉब्लम क्या है फिगर आउट कर लेना और उस प्रॉब्लम के ऊपर काम करके उसको सॉल्व करना, ऑटोमेटिकली कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो जाता है। ओके, सो द कन्फ्रंटेशन इज द बेसिकली द फेसिंग द कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्टली। यहाँ पे हम लोग इनडायरेक्टली नहीं है, हम लोग कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व करते हैं, हम इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड वर्किंग इट थ्रू, और यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं थ्रू द म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन। म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन मतलब क्या, हम सामने सामने बैठते हैं, सामने वाली पार्टी का क्या ओपिनियन है, अपना क्या ओपिनियन है, कहाँ पे क्रॉस हो रहा है, कहाँ पे डिसएग्रीमेंट हो रहा है, उसके बारे में स्टडी करते हैं, समझ के लेते हैं और बेसिकली हम लोग उसका सोल्यूशन भी ढूंढ लेते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज ए कन्फ्रंटेशन। यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, अवॉइडेंस दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, बट हाउ वी कैन मैनेज विद द कॉन्फ्लिक्ट, ये मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैनेजमेंट मतलब, टेक फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ मैनेजर एंड देयर इज ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन इन हिज ऑफिस, how he can go about it, that is what is called as conflict management strategies. यहाँ पे कुछ strategies के बारे में हम लोग बात करेंगे, और since it is from the management point of view, इसको हम लोग ऐसे कैटेगराइज करते हैं, win lose, lose lose and win win। तीन टाइप होते हैं, ध्यान रखो। ओके, मैं आपको पहले स्लाइड ही दिखाता हूँ। विन लूज स्ट्रैटेजी मतलब क्या, जहाँ पे जो दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है उसमें से एक जीतता है, ऑफ कोर्स दूसरे को हारना पड़ता है, या फिर दूसरा हारता है तभी पहला जीतता है, right? So that is how the first strategy goes. Of course it is not an optimum strategy, हम बात करेंगे इसके बारे में। Second strategy is about a lose lose, मतलब conflict resolution में यदि दोनों पार्टीज लूज हो जाती है तो भी conflict resolve हो जाता है, राइट। तो मैं इसके बारे में बात करूंगा कि ये कैसे होता है, ऑल दैट। एंड द थर्ड वन इज अबाउट द विन विन स्ट्रैटेजी। दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। इससे पहले हमने बोला था लूज लूज स्ट्रैटेजी में दोनों का नुकसान हुआ, दोनों भी नहीं चाहते थे, उनका इंटरेस्ट कुछ था, पहले को भी वो चीज चाहिए थी, दूसरे को भी वो चीज चाहिए थी, दोनों को भी नहीं मिली, दैट वाज अ लूज लूज पॉलिसी। अभी यहाँ पे क्या है, विन विन पॉलिसी है। विन विन पॉलिसी मतलब दोनों भी विन करते हैं, मतलब दोनों का भी जो इंटरेस्ट है वो फुलफिल हो जाता है, पहले को जो चाहिए था वो भी मिला, दूसरे को चाहिए था वो भी मिला, और दोनों कंबाइनली विन विन स्ट्रैटेजी, विन विन पॉलिसी में यहाँ पे जीत जाते हैं बेसिकली, और इसी से कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है। ये तीन स्ट्रैटेजी जो हमें डिस्कस करनी है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पहली वाली स्ट्रैटेजी से, जहां से हम लोग बात करेंगे विन लूज स्ट्रैटेजी। मतलब क्या, देर आर टू पार्टीज इन्वॉल्विंग इन द कॉम्पिटिशन, और देर आर टू पार्टीज इन विच देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, इसमें से एक पार्टी जीतती है और दूसरी पार्टी हारती है, और इसी से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है। ओके, सो यहाँ पे मेंशन किया गया एलिमिनेट द कॉन्फ्लिक्ट। अंडर द विन लूज स्ट्रैटेजी वी यूज टू एलिमिनेट द कॉन्फ्लिक्ट बाय
हैविंग वन इंडिविजुअल विन ओवर द अदर, मतलब क्या, एक इंडिविजुअल को जीता या फिर एक इंडिविजुअल जीत जाता है दूसरे के ऊपर, ऑफ कोर्स दूसरा हारता है यहाँ पे, और इसी से कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये कोर्ट केसेस वगैरह आपको मालूम है क्या, दो पार्टीज होती है, कोर्ट का डिसीजन जिसके फेवर में जाएगा वो जीतेगा, ऑफ कोर्स वो जीता है मतलब दूसरा हारा है, लेकिन वहां पे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हुआ है, कोर्ट में वो सारी एविडेंसेस वगैरह डिस्कस करके उस मैटर को फिनिश कंप्लीट किया है, बेसिकली उसकी हियरिंग कंप्लीट करी है। सो देर इज अ वन पार्टी विनिंग, देर इज अनदर पार्टी लूजिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट डिजॉल्व हो गया। ओके, अनदर वन इज अबाउट, ओके इसी का अगला पॉइंट है इंडिविजुअल अचीव हिज गोल एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर, मतलब यहाँ पे इसका लिमिटेशन क्या है मालूम है, कि कोई भी एक इंडिविजुअल को उसका गोल अचीव हो जाता है, यस ऑफ कोर्स एक को गोल अचीव हो जाता है, लेकिन इसका नुकसान क्या है या फिर इसका लिमिटेशन क्या है, कि इसके लिए दूसरे को अपना गोल को छोड़ना पड़ता है, बिकॉज जीतना दोनों को था, लेकिन एक इसके लिए जीता है बिकॉज दूसरा हारा है। सो इसको बोलते हैं विन लूज स्ट्रेटेजी। व्हेन वन पर्सन विन, और इसका प्रॉब्लम क्या होता है, व्हेन वन पर्सन विन्स एंड अदर लूजेस, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप इसको रीड कर लो और मेरे को बताओ कि ये क्या होता है। मतलब ये भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की मेथड है, लेकिन इसका ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिससे एक की जीत होती है दूसरी की हार होती है, तो इससे एक नया प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और वो प्रॉब्लम क्या है, कौन बताएगा? मैंने अंडरलाइन किया है, उसको खाली समझना है और मुझे बताना है। नहीं, ये एक्सपेक्टेड नहीं है, कोई एक स्टूडेंट इसका मतलब मुझे बताएगा तो अच्छा रहेगा। मैंने जो डबल अंडरलाइन किया है ना, उसका मतलब बताओ कि इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, व्हेन वन विन्स एंड अनदर लूजेस। सर अगर कोई like between two people, if one is winning and other is losing, so the one who loses, मतलब वो बोलते हैं ना हार नहीं मानता, like again he tries to sow the seeds, मतलब like uh, again he wants to do the conflict like. करेक्ट करेक्ट ऋतुजा, थैंक यू। तो इतना सिंपल था, इसमें कोई इतना ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, कि जब एक जीतता, समझ लो दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें से एक की जीत हुई दूसरे की हार हुई, तो जो हारता है वो क्या करता है, वो अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो हार, हाँ डेफिनेटली उस टाइम में वो अपनी हार को एक्सेप्ट भी करेगा, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा से ये रहेगा कि मैंने ये हारा है, और मैं इसका, हाँ, अपनी कॉमन सेंस में या फिर कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि इसका मैं बदला लूंगा, रिवेंजफुल काइंड ऑफ एन एटीट्यूड जो लोगों के बीच में जनरली होता है, इससे नया एक कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेता है। इसलिए इसको बोलते हैं कि वेन एवर द पीपल आर यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी, विन लूज स्ट्रैटेजी, इट इज नॉट ऑप्टिमम, बिकॉज हर बार जो हारेगा वो दोबारा ज्यादा फोर्स के साथ में कंपटीशन में उतरेगा, दोबारा वो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में आएगा। सो इट इज लाइकली टू सॉ द सीड्स, सॉ द सीड्स मतलब बीज का बोना, हाँ, सॉ द सीड्स का मतलब क्या, कि नए झगड़े का बीज और बीजारोपण वहां पे होता है, नया जमीन के अंदर नया झगड़े का बीज बोआ जाता है, मतलब वो बड़ा होगा, झगड़ा और बड़ा कभी ना कभी बनेगा। सो दैट इज द पॉइंट, इसलिए इसको ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी नहीं बोलते। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिए, कुछ एग्जाम्पल विन लूज स्ट्रेटेजी का, राइट। तो यहाँ पे विन लूज स्ट्रेटेजी क्या है, देखो एक एग्जाम्पल दिया है, स्मोकिंग सिगरेट इन द ऑफिस। मतलब क्या, कोई एक ऑफिस है जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, और यहाँ पे किसी एक को सिगरेट पीने की आदत है, और वो सिगरेट वहाँ पे पीना चाहता है। ओके, अभी हम लोग दूसरी स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करते हैं, लूज लूज स्ट्रेटेजी। अभी ये लूज लूज स्ट्रेटेजी क्या होती है, जहाँ पे बोथ आर लूजिंग एंड द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व। मतलब क्या, कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करने का तरीका ये है, आप भी इसके बारे में सोचना, ओपिनियन या फिर आप भी इसके बारे में सोचना, इसके बारे में डिसीजन लेना छोड़ दो, मैं भी छोड़ देता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व। लेकिन इससे नुकसान क्या है, ये भी फिर से ऑप्टिमम नहीं है, बिकॉज इससे किसी को भी नहीं मिला ना, आपको भी नहीं मिला। पहली स्ट्रेटेजी का एडवांटेज क्या था, कि एटलीस्ट किसी एक का फायदा होता था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो चीज किसी को भी नहीं मिल रही है, खाली कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया, कि आपने भी उसके बारे में छोड़ दिया, मैंने भी इसके बारे में सोचना छोड़ दिया, और हम लोग एग्री हो गए कि ठीक है चलो इसके बारे में सोचते ही नहीं, इसके बारे में हम लोग कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं करते। लेकिन इससे वो चीज ना आपको मिली ना मेरे को मिली, दोनों का भी एक्चुअली नुकसान हुआ है। सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ लूज लूज स्ट्रेटेजी। और ये क्या होती है, कैसे होती है, सो इट एलिमिनेट द कॉन्फ्लिक्ट बाय हैविंग बोथ द इंडिविजुअल टू लूज समथिंग, इन द सेंस
कि क्या है ये स्ट्रेटेजी कैसे कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व होता है, जहाँ पे आई विल बी लूजिंग समथिंग एंड यू ऑल्सो विल बी लूजिंग समथिंग, राइट? सो बोथ आर एक्चुअली लूजिंग एंड बाय दैट प्रोसेस वी आर डिसॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट. ओके, सो ओके, इंस्पायर्ड नेगेटिव आउटकम मतलब क्या है कि नेगेटिव आउटकम क्या है यहाँ पे कि आई एम ऑल्सो लूजिंग समथिंग, यू आर ऑल्सो लूजिंग समथिंग, ये इसका नेगेटिव आउटकम है. बावजूद इसके इंस्पाइट ऑफ अ नेगेटिव आउटकम फेस बाय द बोथ द इंडिविजुअल, दोनों को नेगेटिव आउटकम मतलब ऐसा नहीं कि एक का फायदा होता है दूसरे का नुकसान होता है, दोनों को नेगेटिव आउटकम मिलता है. बावजूद उसके दिस स्ट्रेटेजी कैन एलिमिनेट द कॉन्फ्लिक्ट, इससे कॉन्फ्लिक्ट एलिमिनेट हो सकता है. बिकॉज हर किसी को लगता है कि मैं अपना थोड़ा सा नुकसान करने के लिए तैयार हूँ या फिर मैं थोड़ा पीछे हटने के लिए तैयार हूँ, तो सामने वाला भी कोई 2 कदम पीछे हट रहा है. इससे बॉर्डर पे वगैरह ऐसा होता है, मालूम है ना कि बॉर्डर पे बहुत सारी बार कोई दोनों आर्मी सामने सामने आ जाते हैं तो उनके बीच में एग्रीमेंट होता है और दोनों वहाँ पे अपनी जो ये है क्या बोलते हैं वो, अपनी जो आर्मीज है पीछे ले लेते, 2 किलोमीटर पीछे आ जाओ, 2 किलोमीटर पीछे आ जाओ. दिस इज हाउ द थिंग्स गेट डिसॉल्व. सो काइंड ऑफ लूज लूज स्ट्रेटेजी. ये डिफेंस डेफिनेटली एक एग्जांपल नहीं है, मैं आपको एग्जांपल इसमें बताऊंगा, बट समझने के लिए बस इतना काफी है कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है बाय losing something, and it is not a one person losing, it is a both the parties are actually losing, and by that process we are eliminating the conflict. ओके, सो इसका हाँ यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है. अ पेशेंट विद अ सीवियर इन्फेक्शन नीड टू कट डाउन हिज लेग फॉर हिज ओन सर्वाइवल. मतलब क्या है कि एक पेशेंट है जो बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन हुआ है उसके पैर में, और डॉक्टर बोलते हैं कि यदि आपको जिंदा रहना है तो आपका पैर कट करना पड़ेगा. अभी देखो उसके लिए दोनों के दोनों डिसीजन लूज लूज वाले हैं. मतलब वो मरना भी नहीं चाहता और वो अपना पैर भी खोना नहीं चाहता, करेक्ट है ना? तो उसके लिए दोनों को मतलब दोनों में से एक डिसीजन लेना मतलब क्या है कि कोई भी डिसीजन वो ले, दोनों जगह पे ही इज लूजिंग समथिंग. ठीक है, समझ में आ रही पॉइंट यहाँ पे? यस सर. ओके, और हाँ दूसरा एक यहाँ पे एग्जांपल दिया है डिवोर्स का या फिर डाइवोर्स का. तो डाइवोर्स जब भी होता है तो ऑफकोर्स हस्बैंड एंड वाइफ डाइवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो दोनों ऑफकोर्स डाइवोर्स का जो आउटकम होता है वो आउटकम हमेशा से नेगेटिव वाला होगा. मतलब क्या है कि वी आर लूजिंग समथिंग, मतलब और यहाँ पे कौन लूज कर रहे हैं? दोनों की दोनों पार्टीज लूज कर रही है. दैट इज मतलब डिवोर्स इटसेल्फ इज अ नेगेटिव काइंड ऑफ एन आउटकम, राइट? डिवोर्स होना डेफिनेटली, डिवोर्स हुआ उसकी वजह से कोई पार्टी कर रहे हैं ऐसा मैंने कभी नहीं सुना है. तो डिवोर्स इज अल्टीमेटली इज अ नेगेटिव आउटकम. लेकिन ये नेगेटिव आउटकम के साथ में दूसरा एक पॉइंट है. यदि आपको डिवोर्स लेना है, यदि किसी को भी डिवोर्स लेना है, तो इसके रिगार्डिंग उनको कोर्ट में जाना पड़ता है, कोर्ट की फीस पे करनी पड़ती है, उसके बाद में वकील को अपॉइंट करना पड़ता है, वकील की फीस देनी पड़ती है, ये सारी चीजें भी करनी होती है. मतलब क्या क्या इससे कुछ फायदा होने वाला है? नहीं. आउटकम क्या है उसका? लूजिंग का है. मतलब वी विल बी एंड ऑफ हैविंग अ डिवोर्स फ्रॉम द हस्बैंड और द वाइफ. बट इसके लिए हम लोग वी आर पेइंग द फीस ऑफ अ कोर्ट, वी आर पेइंग द फीस ऑफ द लॉयर, वी आर पेइंग द स्पेंडिंग सम मनी, स्पेंडिंग सम टाइप ऑफ टाइम ऑफ ट्रैवल टाइम एंड ऑल दैट. सो इट इज देयरफॉर कॉल्ड एज अ लूज लूज स्ट्रैटेजी. हाँ, किसी को डिवोर्स मिला मतलब किसी एक कोई एक विन हुआ है, कोई एक लूज हुआ है, ऐसा नहीं है. यहाँ पे दोनों को भी कोर्ट की फीस पे करनी है, दोनों को भी वकील की फीस पे करनी है, दोनों को भी डिवोर्स का निगेटिव आउटकम को भुगतना है. तो वी कैन कॉल इट एज एन लूज लूज स्ट्रेटेजी. इसमें वो ये भी आता है, दोज पीपल हु आर अवॉइडर्स ना, हर एक सिचुएशन से भागने वाले लोग हमेशा से लूज लूज सिचुएशन में आते हैं. इसके अलावा जो कन्फ्रंटर्स होते हैं या तो वो जीतते हैं या फिर वो हारते हैं. भले वो मतलब जरूरी नहीं कि हर बार वो जीते, कभी कभी हारते भी, लेकिन दे यूज टू फेस द सिचुएशन. दैट इज द पॉइंट, दैट इज द डिफरेंस. थर्ड पॉइंट, थर्ड लूज लूज स्ट्रेटेजी इज द प्राइस वॉर. प्राइस वॉर क्या होता है? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि समझ लेना कोई बिजनेसमैन है और यहाँ पे उनके प्राइस वॉर का मतलब क्या है कि ये वॉर ही है और ये वॉर बिजनेसमैन के बीच में होता है. और किसके रिगार्डिंग होता है? वो जो कमोडिटी बनाते हैं वो कमोडिटी के प्राइस को लेकर होता है. मतलब क्या कि कोई एक्सपोर्टेड कैटेगरी कमोडिटी है तो उन्होंने अपनी कमोडिटी सस्ती करी ताकि ज्यादा कस्टमर उनकी कमोडिटी ले. तो दूसरे कॉम्पिटिटर जो बिजनेसमैन होते हैं उसी तरीके की कमोडिटी बनाने वाली, उसी टाइप की कमोडिटी बनाने वाली, उनका सेल के ऊपर इसका असर होता है, उनका सेल कम हो जाता है. क्यों? बिकॉज कॉम्पिटिटर बिजनेसमैन ने सस्ती कमोडिटी बेचना स्टार्ट किया. तो वो क्या सोचते हैं कि अपना मार्केट शेयर बचाए रखने के लिए वो भी अपनी कमोडिटी सस्ती बेचना शुरू कर देते हैं. इसका आउटकम ये निकलता है कि पहला बिजनेसमैन कमोडिटी सस्ती करता है ताकि उसको लगता है कि ज्यादा लोग मेरी कमोडिटी परचेस करेंगे और मेरे पास में ज्यादा इनकम आएगा.
एट द सेम टाइम जब दूसरा बिजनेसमैन अपनी कमोडिटी सस्ती करके कमोडिटी बेचना चालू करता है, तो पहला जितना पैसा उसको मिलता था, मतलब पहले वाले को मिलता था, उतना भी अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि कमोडिटी सस्ती बेच रहे हैं, और दूसरे को भी उतना नहीं मिल रहा है बिकॉज वो भी सस्ते में बेच रहा है। तो ये क्या स्ट्रेटेजी क्या कहलाती है? पहले का भी नुकसान, दूसरे का भी नुकसान। और वो नुकसान क्यों हुआ? जस्ट इन केस की मैं थोड़ी कमोडिटी सस्ती बेचूंगा तो ज्यादा लोग लेंगे और मेरे पास में ज्यादा पैसा आएगा। ये तो सोच हर कोई बिजनेसमैन करता है। तो इकोनॉमिक्स में एक टर्म को यूज करते हैं, उसको बोलते हैं प्राइस वॉर। और ये एक नेगेटिव आउटकम वाली होती है, सबका नुकसान ही होता है, इसलिए बिजनेसमैन कभी प्राइस वॉर पे नहीं जाते। दैट इज अ पॉइंट। एंड दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। क्या है ये? कोई भी स्ट्रेटेजी, मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी हमने बोला ना कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की स्ट्रेटेजी, उसमें से ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है जहाँ पे बोथ द पार्टीज इन्वॉल्विंग इन द कॉन्फ्लिक्ट आर एक्चुअली विनिंग द दैट कॉम्पिटिशन और दैट पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट। सो ये कैसे होता है? ओके, यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन करिए। सो द बेसिक पर्पज इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड नॉट टू शिफ्ट ब्लेम ऑन द अदर। ये जो विन विन पॉलिसी होती है या फिर विन विन स्ट्रेटेजी जो होती है, उसका बेसिक पर्पज क्या होता है कि किसी और को ब्लेम नहीं करना होता है। जस्ट मिनट, हाँ कहाँ पे गया पॉइंटर? हाँ, यहाँ पे किसी और के ऊपर ब्लेम करके अपनी सिचुएशन का जो भी बिल है वो किसी और के नाम पे फाड़ना नहीं होता है। यहाँ पे क्या है? वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पे विन विन पॉलिसी में सबसे हर एक, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, वो हर कोई चाहता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उसके लिए भले हमें 2 कदम आगे आना पड़े, पीछे आना पड़े, हम सब करने के लिए तैयार है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। ये आइडियोलॉजी, ये पर्पस के साथ में यहाँ पे लोग डिस्कशन के लिए आते हैं और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अल्टीमेटली दोनों की भी फायदा होता है। ओके, इसके लिए क्या करना होता है उसकी यहाँ पे 4 स्टेजेस मेंशन करिए। सबसे पहले ये करना होता है, the people who are there in the conflicting situation will have to sit together and they will have to define the basic problem, define the basic issue that they have। मतलब क्या कि जो उस प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग कॉन्फ्लिक्ट में है वो एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि लोगों को प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम बीच बाजल में ही रह जाता है और लोग झगड़ते बैठते हैं और उसका आउटकम, मतलब झगड़ा झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट 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 इतना बढ़ जाता है कि बाय द एंड लोगों को मालूम भी नहीं होता कि ये झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ था। तो सबसे पहली चीज हमें करनी होती है कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, वो प्रॉब्लम क्या है, बेसिक इशू क्या है, उसको पहले क्लियरली लिखा जाता है कि हाँ ये बेसिक इशू है जिसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। पहली चीज हो गई। नाउ द सेकंड थिंग इज लिसन टू द ऑल द पॉइंट ऑफ व्यूज। मतलब क्या कि मैं ही सच हूँ, आप झूठ बोल रहे हो, या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, हम ही सब ये करते हैं, हम ही डिसीजन मेकर है। ऐसा अप्रोच किसी का नहीं होता। अप्रोच ये है कि हम अपनी साइड रखेंगे, आप अपनी साइड, मतलब आपको भी चांस दिया जाएगा, आप अपनी भी साइड रखो। तो ओपिनियन होगा, दोनों भी साइड की जो ओपिनियन है वो एक दूसरे को समझ के लेने पड़ेंगे और सब लोग अपने आप को उनको जो क्या लगता है वो सब एक्सप्रेस करेंगे। उसके बाद में क्या है? क्रिएट अ एटमोस्फियर ऑफ अ ट्रस्ट अमंग द ऑल द इंडिविजुअल्स। जितने भी लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है इस कॉन्फ्लिक्ट में, इनके बीच में एक ट्रस्ट वर्दी एनवायरमेंट इन्वॉल्व होना जरूरी होता है। राइट? ट्रस्टवर्दी एनवायरनमेंट कब बनता है? जब लोग बात करते हैं और सामने वालों को क्या लगता है ये समझ के लेते हैं, तो ट्रस्टवर्दी एनवायरनमेंट बनता है। यदि मैं ही हमेशा से सही हूँ, आपको कुछ नहीं आता है, या फिर आपको आपकी बात बिल्कुल गलत है, ऐसा यदि एटीट्यूड हम लोग सामने वालों को दिखाएंगे तो वो भी अपनी साइड से कोई ट्रस्ट या वो सारी चीजें नहीं दिखाता। ट्रस्ट एंड और सारी चीजें कब आती है? जब वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर इमोशन, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन विच वी कैन लिसन टू देम एंड दे कैन एक्सप्रेस देयर थॉट्स। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। अभी यदि एक बार ये हो गया तो चौथा वाला और लास्ट पॉइंट क्या है? बिलीव दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व ऑन द मेरिट बेसिस। मतलब क्या है कि दोनों भी पार्टीज अपने अपने एक दूसरे के देखो, सबसे पहले मैं अंडरलाइन करता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेसिक इशू क्या है वो हमने डिफाइन किया, सभी लोगों के ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू, सब लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को हमने समझा। उसके बाद में यहाँ पे हमने एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट क्रिएट किया और सबसे एंड में हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग इस चीज में विश्वास रखते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व ऑन द मेरिट बेसिस। मेरिट बेसिस का मतलब क्या है? जो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट इन द सेंस कि जो एक्चुअली में होना चाहिए वो वहां पे होगा और प्रॉब्लम मेरिट बेस्ड सॉल्व होगा। इसमें कोई अपनी पावर नहीं दिखाएगा। यहाँ पे देखो मेंशन भी किया है, नॉट थ्रू द पर्सन और द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। यदि कोई अपनी पावर दिखा के वो कॉन्फ्लिक्ट जीत रहा है तो ऑफकोर्स इट इज अ विन लूज स्ट्रैटेजी, इट इज नॉट अ विन विन स्ट्रैटेजी। आई होप सब लोग समझ रहे हैं कि यदि कोई अपनी 2 पार्टीज है और उसमें से एक पार्टी अपनी पावर दिखा के वो कॉम्पिटिशन जीत रही है या फिर वो कॉन्फ्लिक्ट जीत रही है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली हार रहा है। और विन विन स्ट्रेटेजी में ये एक्सपेक्ट नहीं होता। विन विन स्ट्रेटेजी मतलब स्ट्रेटेजी इन विच बोथ आर विनिंग, बोथ ऑफ विनिंग, दैट मीन्स नो वन फील्स कि अपनी जी हार हुई है।
बोथ फील दैट कि यस हमने इससे कुछ हासिल ही किया। ओके सो इसका एडवांटेज क्या है, फिर इसका मेन ये सब चीज़ें हमें क्यों करनी है? इट इज़ बिकॉज अराइव्स एट अ सिचुएशन, मतलब ये विन विन स्ट्रेटेजीज जो है, इससे वी यूज टू अराइव एट अ सिचुएशन दैट ऑल द पार्टीज एक्सेप्टेड इट। मतलब जो भी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती है, जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, दे आर एक्चुअली एक्सेप्टिंग द आउटकम जो भी है, वो आउटकम दोनों को भी एक्सेप्टेड होता है। ऐसा नहीं कि वन एक्सेप्ट कर रहा है और दूसरा रिजेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है, दोनों के दोनों इसको एक्सेप्ट करते हैं। एंड हैंस, और इसकी वजह से इट इम्प्रूव द ह्यूमन रिलेशंस, गुड ह्यूमन रिलेशन। मतलब क्या, इसकी वजह से उनके बीच में आगे जाके झगड़ा होने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं या फिर ना के बराबर होते हैं, बिकॉज इनके बीच में ट्रस्ट है, एक दूसरे को समझ के लेते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने पे फोकस करते हैं, ना कि अपनी पावर दिखाने पे फोकस करते हैं, राइट? इससे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाते हैं एंड दिस इज व्हाट इज द विन विन स्ट्रैटेजी इज अबाउट।